आर्टिकल है that is projection to pass through a given point. Projection to pass through a given point. ये एक आर्टिकल मतलब कंसेप्ट कह सकते हो कि ये कंसेप्ट है और उसमें क्या थ्योरी लगनी है मुझे। प्रोजेक्शन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। सो सिचुएशन ये है कि एक्स वाई वर्टिकल प्लेन में सिचुएशन इज दैट एक्स वाई वर्टिकल प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 0,0 from the point 0,0 a particle is projected with speed u. From the point 0,0 a particle is projected. Condition is that this particle must pass through this particle must pass through a given coordinate a comma b. So situation is that from 0,0 in the vertical xy plane a particle is projected which has to pass through a comma b. मतलब इस पार्टिकल को यहाँ से पास होना है। क्वेश्चन ये है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है, मतलब कम से कम कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाए और एट व्हाट एंगल। स्पीड और एंगल बताना है आपको। विथ व्हाट स्पीड एंड विथ व्हाट एंगल द पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट ए कॉमा बी। ये सिचुएशन है। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एंड एंगल सो दैट द पार्टिकल passes through this coordinate a comma b. सिचुएशन क्लियर हो गई? यस यस सर। देखिए देखिए, पार्टिकल को यहाँ से फेंका जाएगा, इसको ए कॉमा बी से पास होना है। तो ऐसा करने के लिए ए कॉमा बी से पास होने के लिए इसकी मिनिमम स्पीड और एंगल क्या रखा जाए। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो आप। मिनिमम स्पीड एंड एंगल सो दैट इट पासेस थ्रू ए कॉमा बी। इसको करने के लिए क्या करना चाहिए वो देखो। ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है जिसमें कहा गया है कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एंड माइनस जी टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन का यूज करना सीखो। प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है ये, इसका यूज करें अगर, और ये अगर ये प्रोजेक्टाइल ए कॉमा बी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब अगर ये इस पॉइंट ए कॉमा बी से पास करके जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स इस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इसके लिए क्या करो, y की जगह तो रखेंगे b, x की जगह पर a tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, और ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा, और उसको फर्दर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा कॉपरेशन आपके साइड से भी चाहिए होगा, मतलब जो भी लोग क्लासेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा पेन पेपर लेकर के बैठे और साथ साथ करते रहे। नाउ हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करो आप। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके टेन थीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को रीअरेंज करें और इसको टेन थीटा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टेन थीटा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टेन थीटा, इस तरीके से इसको कन्वर्ट करो रीअरेंज करके।
तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टेन थीटा में जी ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टू यू स्क्वायर ए इंटू टेन थीटा प्लस टू टाइम्स यू स्क्वायर बी माइनस प्लस जी ए स्क्वायर। अगर कोई गलती हो रही तो करेक्ट करना है इसको। सही यही आ रहा है। करेक्ट ठीक है सर। ना? इन क्लासेस का देखिए, इन क्लासेस का बेनिफिट होगा, मेंस के लिए भी होगा, बट बेनिफिट तब होगा जब पेन पेपर लेकर के आप इस तरीके से अटेंड करें जैसे कि नॉर्मल क्लासेस में बैठते हो। सो दिस इज क्वाड्रेटिक ऑफ टेन थीटा। नाउ कंडीशंस लगाई जाएंगी, रियल रूट्स कंडीशंस, टेन थीटा के रियल रूट्स की कंडीशंस। तो फॉर द रियल रूट कंडीशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कंडीशन लगाएं इसमें अगर। सो दिस इज माइनस टू यू स्क्वायर ए होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू फोर दिस जी ए स्क्वायर एंड देन टू यू स्क्वायर बी प्लस जी ए स्क्वायर। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब मिनिमम और मैक्सिमम, पर्टिकुलरली प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम, तो नॉर्मली हमारी थिंकिंग होती है मैक्सिमम मिनिमम की। मतलब हम मिनिमम और मैक्सिमम के लिए जो फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि हम उसका फंक्शन बना लें और मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको जीरो कर देंगे। यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशंस में मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोजेक्टाइल में अगर आप मैक्सिमा मिनिमा रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये ज्यादा कन्वीनियंट और इजी मेथड है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो मैक्सिमा और मिनिमा आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग द रियल रूट कंडीशन। फंक्शन बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे, वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, यू स्क्वायर शुड बी मोर देन इक्वल टू जी इंटू बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा ये। रियल रूट वाली कंडीशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट बनना चाहिए। तो यस सर। यहाँ से डायरेक्टली यू की मिनिमम वैल्यू आ गई विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलस, विदाउट गोइंग इनटू कैलकुलस मैक्सिमम मिनिमम वो सब करे बगैर, जस्ट बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू स्क्वायर आ गया तो यू भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से यू की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लें, कैलकुलेशन जल्दी से चेक कर लें भाई। बच्चे नेहा मिश्रा के नाम से कोई है, उनका माइक ऑन है। नेहा मिश्रा जी मूवी भी चल रही है आपके घर पे शायद। चेक हो, ये हुआ आंसर है। सो यू की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब मिनिमम स्पीड इस पॉइंट से पास करने के लिए जो चाहिए वो यहाँ से आंसर आ जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब यू की ये मिनिमम वैल्यू कितने एंगल पर आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू। तो मिनिमम यू तो ये आ रहा है नाउ, द वैल्यू फॉर थीटा वो भी यहीं से आएगा। जस्ट चेक करो, ये जो यू की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू साइन लेकर के आएगी। यू की मिनिमम वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर इक्वल टू साइन कंसिडर किया जाएगा, और इक्वल टू साइन कंसिडर करने का मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी होगी, और बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी की कंडीशन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो एक सिंगल रूट आता है, और टेन थीटा शुड बी इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहे हैं,
u की मिनिमम वैल्यू यहाँ की इक्वल टू साइन के बाद आएगी, और यहाँ पर इक्वल टू साइन लेने का मतलब इधर भी हमने इक्वल टू साइन कंसिडर किया होगा। दैट मीन्स कि हमने ये बोला है बी स्क्वायर बराबर 4ac, और बी स्क्वायर बराबर 4ac पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। सो दिस इज माइनस b of quadratic equation is just minus 2 square a upon 2 times of this a of quadratic equation, यानी कि जी ए स्क्वायर। और क्योंकि हम u निकाल चुके हैं, ऑलरेडी u निकाल चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पर u निकाल चुके हैं, तो ये u की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। जब u के यहाँ से वैल्यू निकाली गई है और वो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। और कुछ इतना आ रहा होगा, tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 and 2 कैंसल, यू स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, और डिवाइडेड बाय जी ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल, सो बेसिकली इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू ए, जी भी कैंसिल हो जाएगा वहां से। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? यस यस सर। यस यस। tan थीटा की वैल्यू बन रही होगी बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय आई थिंक ए। तो ये यस सो इतने एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तब मिनिमम स्पीड के साथ पार्टिकल ए कॉमा बी से पास होगा। अब इस आर्टिकल को जरा ध्यान से समझिएगा। ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये वाला एंगल चूज करेंगे, अगर इतने एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें स्पीड मिनिमम देनी होगी, एंड पार्टिकल ए कॉमा बी से पास हो जाएगा। इसका मतलब कोई और भी एंगल हो सकता है और कोई और भी स्पीड हो सकती है जिससे कि इस पार्टिकल को फेंकने पर, प्रोजेक्ट करने पर वो यहां से पास होगा। मतलब ये कि पॉइंट ए कॉमा बी से प्रोजेक्टाइल पास करे, इसके लिए यू और थीटा की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है। एक से ज्यादा वैल्यूज यू और थीटा की पॉसिबल है, मोर देन वन वैल्यू यू एंड थीटा की पॉसिबल है, जिससे कि यहाँ पर पास हो जाएंगे, इस पॉइंट को क्रॉस कर सकते हैं। ये जो आपको निकाला गया है ये मिनिमम के केस में निकाला गया है कि अगर आप मिनिमम स्पीड चाहते हो तो फिर ये एंगल होना चाहिए। अगर इससे डिफरेंट एंगल होगा तो थोड़ी ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, एंड देन पार्टिकल ए कॉमा बी से पास होगा। क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखो, ये जो क्वाड्रेटिक बनाई गई है tan थीटा की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के साथ ही थीटा और यू की वैल्यूज, दो वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब हो सकता है कि मैं कोई डिफरेंट एंगल चूज करूं और डिफरेंट स्पीड दूं तो भी हम यहाँ से पास हो जाए। आर्टिकल आपका ये है कि आप इस समय मिनिमम स्पीड दे रहे हो, मिनिमम स्पीड के लिए ये एंगल चाहिए और ये वो मिनिमम स्पीड हो। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये ऑब्वियस नहीं है। जनरली लोग क्या होता है कि जब ये कहा जाता है कि मिनिमम स्पीड सो दैट इट पासेस थ्रू ए कॉमा बी, तो लोग गलत गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। लोग क्या करते हैं इसमें, मिनिमम स्पीड सो दैट इट पासेस थ्रू ए कॉमा बी, वो सोचते हैं कि जो बी है वो इसकी मैक्सिमम हाइट है, या फिर वो ये सोचते हैं कि जो ए है वो रेंज का कुछ पार्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम स्पीड जिससे कि ए कॉमा बी से पास कर रहे हैं, इसमें ए कॉमा बी का प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल की रेंज, इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये सिंपली एप्लीकेशन है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो रिजल्ट चॉइस आपकी अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो प्रोसेस ना लिखिए, प्रोसेस कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल,
अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इस आर्टिकल को एक्सटेंड करके दिखाते हैं। अभी जो हमारा आंसर आया था वो आया था कि यू स्क्वायर वॉज मोर देन इक्वल टू जी इंटू ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ये आर्टिकल आया था। अब इसको एक्सटेंड करके बी इसको इस तरीके से, इसको एक प्रॉपर प्रॉब्लम के फॉर्म में लाते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, मान लें कि हमारे पास ये दो टावर्स, मतलब ये एक टावर नंबर 1, सेकंड टावर नंबर 2। टावर नंबर 1 H1 हाइट का है, टावर नंबर 2 H2 हाइट का है। एंड एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, हमें एक पार्टिकल यहां से प्रोजेक्ट करना है जो टावर 1 से A1 डिस्टेंस पर है, एंड फ्रॉम द टावर 2 इट इज A2 डिस्टेंस। सो हमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन ये है, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मिनिमम स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्शन क्या होगी जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल टावर 1 के टिप को क्रॉस करे और टावर 2 के भी टिप को क्रॉस करे, दोनों के टिप पॉइंट्स क्रॉस करे जाए। मिनिमम स्पीड सो दैट द प्रोजेक्टाइल passes थ्रू top of tower 1, also the top of tower 2. What should be the minimum speed so that the particle passes through top of both towers? कम से कम कितनी स्पीड दें जिससे कि ये टावर 1 की टॉप टॉप को, मतलब इसको छूता हुआ निकल जाए और टावर 2 के टॉप को भी छूता हुआ निकल जाए, मतलब इस टाइप का कुछ केस बने। तो ये, इसको अचीव करने के लिए यू मिनिमम कितना होना चाहिए? फिलहाल तो मैं इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो क्लास में है, तो इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए। इस रिजल्ट को जब ड्राइव किया गया था तो प्रोजेक्शन पॉइंट 0,0 लिया गया था। अब आप एक काम करो, इन दोनों में से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, अगर देखा जाए इन दोनों में से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है कि अगर हम उस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको भी क्रॉस कर रहे होंगे। अगर इस तरीके से आर्ग्यूमेंट लगाना हो तो ऑब्वियसली अगर हम H2 हाइट को, अगर अगर प्रोजेक्टाइल H2 हाइट पर गया होगा तो डेफिनेटली वो H1 तो गया ही होगा। यस सर। यानी कि मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट आपका ज्यादा हाइट वाला पॉइंट है। अगर आप इसे ज्यादा हाइट वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर डेफिनेटली हम, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, देखो रिजल्ट को कैसे लगाएंगे। नहीं सर हम जी, लोग क्या करेंगे, इसकी क्या गारंटी है वो कि आ सर रहा जी है, की अगर, अच्छा, तो उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। देखिए हम इसको एक वर्चुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। वर्चुअल प्रॉब्लम ये, भाई हमारे को क्वेश्चन में तो ये दिया गया है ना कि ये यहाँ से भी पास हो रहा है और यहाँ से भी पास हो रहा है। तो मान लेते हैं कि जब हमने उसको थ्रो किया था तो यू स्पीड सी, जब वो टावर 1 के टॉप पॉइंट से जा रहा है तो V1 स्पीड है, और जब वो टावर 2 के टॉप पॉइंट से जा रहा है तो V2 स्पीड है। अगर हम टावर 1 के टॉप मोस्ट पॉइंट को ही अपना ओरिजिन मान लें, यानी एक वर्चुअल सिनेरियो मान लें कि हमने यहां से देखा है, टॉप ऑफ टावर 1 को अगर आप इमेजिनरी फॉर्म में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लें कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और यहां से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, और इसका पास्ट आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसके पास्ट पॉइंट को हटा दी, इसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ हुआ है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इसको ओरिजिन मान करके इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तब तो ये कंडीशन लगा सकते हैं, यस। मतलब कि जी इन ब्रैकेट ए की जगह पर अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस, दैट इज A2 माइनस A1 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हॉरिजेंटल वाला कोऑर्डिनेट था और बी वर्टिकल वाला कोऑर्डिनेट था। तो हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट a2 माइनस a1, वर्टिकल कोऑर्डिनेट h2 माइनस h1। तो बी प्लस आया था तो वहाँ ये पे हो बी गया। प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था रिजल्ट। अरे यार एक्चुअली सॉरी, बी, तो बी होगा तो यहाँ पर फिर h2 माइनस h1। मतलब ये हम v1 की मिनिमम वैल्यू निकाल, ये v1 आ रहा है और v1 की मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये v1 की मिनिमम वैल्यू आई। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर लो। अगर h1 हाइट पर v1 स्पीड मालूम चल गई तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी ये इन दोनों पॉइंट्स के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और h1 हाइट, इनके एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू ये भी आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्लियर हुआ इसमें कैसे किया गया है? एज पर प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल यहाँ से तो पास हो ही रहा है और यहाँ से भी पास हो रहा है, तो जिन दो पॉइंट से प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है उसमें से एक को ओरिजिन मान करके और ये रिजल्ट लगा देते हैं उसमें। हमें बस ये इंश्योर करना था कि यहाँ से पास होते वक्त स्पीड मिनिमम रहे, क्योंकि जब यहाँ पर मिनिमम स्पीड होगी तो ओरिजिनली भी स्पीड मिनिमम ही रही होगी। बताएं। यस सर। v1 निकालने के बाद u निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट्स का एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम v1 स्क्वायर एंड प्लस एम जी h1। तो जब v1 निकाल दिया है तो उसके बाद अब u भी निकाल सकते हैं। हटाने इसको, यस सर जी। यस। देखें। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा कि मिनिमम मैक्सिमम के टाइम मैक्सिमम हाइट और इस तरीके के जो ख्यालात आते हैं ना इनको हटाइए। मैक्सिमम मिनिमा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में। ज्यादातर आप ट्रेजेक्टरी वाली इक्वेशन लगाया करें या क्वाड्रेटिक के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल है प्रोजेक्शन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट के बाद और सेकंड आर्टिकल वो ये है दैट प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू ऑल वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी काफी मतलब फेमस आर्टिकल्स में से है। प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू द ऑल वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, बड़ा ये भी एक फेमस आर्टिकल है, इसका भी एक रिजल्ट है जिसका यूज करना आना चाहिए। देखिए हो सकता है ये क्वेश्चन किया हो आपने कभी, इस तरीके के क्वेश्चन कभी किया हो कि अगर कोई ट्रायंगल है मान ले एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी और बॉटम ए से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया एट सम एंगल थीटा। मतलब वर्टेक्स ए से प्रोजेक्शन किया जा रहा है एट थीटा एंगल, वर्टेक्स ए से प्रोजेक्शन कर रहे हैं एट थीटा एंगल, और ये प्रोजेक्टाइल वर्टेक्स बी से भी पास हो रहा है और वर्टेक्स सी से भी पास हो रहा है, मतलब ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर से पास हो रहा है। प्रोजेक्टाइल पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी ऑल्सो वर्टेक्स सी, ए बी सी तीनों से, ए से प्रोजेक्ट किया, बी से भी क्रॉस किया है, पॉइंट सी को भी जा रहा है। और इस ट्राइंगल के बेस एंगल्स
बेस एंगल्स अल्फा एंड बीटा, ट्राइंगल के बेस एंगल्स अल्फा बीटा, ट्राइंगल के बेस एंगल्स अल्फा बीटा और प्रोजेक्शन एंगल थीटा। तो इन तीनों एंगल्स में एक रिलेशन चलता है, एंगल ऑफ अ प्रोजेक्शन थीटा और ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल्स अल्फा बीटा, इन तीनों एंगल्स में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा एंड प्लस tan ऑफ बीटा। एक काफी यूजफुल एंड फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला रिजल्ट। प्रोजेक्टाइल projected from one vertex passing through other two vertex, alpha beta base angles, theta projection angle, relation is tan theta equals to tan alpha plus tan beta। ये रिजल्ट, अभी इसका हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, अभी के लिए आप इस रिजल्ट को नोट करेंगे, tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, बट है बड़ा यूजफुल। कैसे यूजफुल है उसके लिए एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये तो रिजल्ट, ये रिजल्ट है, इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिजल्ट भी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से ही डिराइव होता है, डिराइव उसी से होगा। तो ना आपको मैं प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है दैट हमारे पास जो ट्रायंगल है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर राइट एंगल्ड है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है 90 डिग्री, इसको ए पी बी मान लेते हैं। सो पॉइंट पी पर एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया गया है, बेस लेंथ ट्रायंगल का जो बेस लेंथ है, बेस लेंथ ऑफ ट्रायंगल ये आपको गिवन है, ट्रायंगल की बेस लेंथ गिवन है ए, और इस ट्रायंगल की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल एच, हाइट और बेस गिवन है, एच इज गिवन, ए इज गिवन। अब आपको निकालना है यू, यानी कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है वो सॉल्व करना है, और कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है वो सॉल्व करना है। और कंडीशन यही है कि प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी से भी पास हुआ है एंड पॉइंट बी से भी पास हुआ है। प्रोजेक्टाइल पॉइंट पी और पॉइंट बी दोनों से पास कर रहा है। ट्राइंगल की हाइट एच, बेस लेंथ ए, सो फाइंड यू एंड थीटा। इसको हम इस रिजल्ट के बगैर भी कर सकते हैं, इस रिजल्ट के बगैर करने में लेकिन लंबा हो जाएगा, प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, और अगर इसको यूज करना आ गया तो टाइम थोड़ा सा कम लगता है। हम देखिए कैसे करेंगे, इसमें यू निकालना है और थीटा निकालना है, ट्राइंगल की बेस लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, और स्पेसिफिकली ये दिया हुआ है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल। यहाँ पर भी फिर मैं एक मतलब एडवाइस दे रहा हूँ कि आगे कई बार मैं देख चुका हूँ इस चीज को कि जब भी ये सब क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं इसको, और मैक्सिमम हाइट मान करके एंड देन उसके हिसाब से सब सॉल्व कर डालते हैं, जबकि ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। मैक्सिमम हाइट की तो बात ही नहीं की जाती है। ये मैक्सिमम हाइट सिर्फ उस केस में होगा जहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम जब होती है तो मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिक होता है। अगर ये मैक्सिमम हाइट होती तो जो लेंथ इधर होती वही लेंथ इस तरफ भी होती, सिमेट्री होनी चाहिए। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि
जो नॉर्मल हम काइनेमेटिक्स में करते हैं कि इसको यू को रिजॉल्व किया, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस की इक्वेशंस बनाए एंड उसके थ्रू सॉल्व करें, ये सब तरीके हैं। और अगर थोड़ी सी मैथ है, थोड़ी सी मैथ अगर आपको आती होगी, आप लोग देख के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसमें ट्रायंगल की हाइट और बेस लेंथ के फॉर्म में इसका बेस एंगल निकाल सकते हो आप। अगर मैथमेटिक्स के थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट पता हो और बेस लेंथ पता है, तो क्या ये एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है, वो चेक कर लीजिए। अगर ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाइट और बेस लेंथ, तो इसको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाओ पहले। अभी इसको फिजिक्स में मत मानिए, सिर्फ मैथ्स का क्वेश्चन मान के बताओ ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बस बाकी चीजें हम बाद में कर लेंगे। यस सर। इन टर्म्स ऑफ एच और ए। देखिए हो तो जाएगा, बट कैसे होगा देखो। लेफ्ट साइड बेस एंगल अल्फा और राइट साइड बेस एंगल बीटा, अल्फा बीटा। और ये जो परपेंडिकुलर है इसका बॉटम पॉइंट को कैपिटल एम का नाम देते हैं, कैपिटल एम। बॉटम वाले पॉइंट का नाम कैपिटल एम। और ये आइडेंटिटी यूज करो, इसको प्रोजेक्टाइल की आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे ये एक आइडेंटिटी टाइप की चीज हो गई, ये भी प्रोजेक्टाइल के आइडेंटिटी टाइप की चीज है। इसको लगाने से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा। कैसे होगा देखिए। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, और बीटा इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज tan अल्फा और tan बीटा, बट बीटा इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज tan ऑफ 90 माइनस अल्फा। देखो मैथ है इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉपरेट करिए। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan अल्फा प्लस tan 90 माइनस अल्फा को सिंप्लीफाई करके देखिए। तो tan अल्फा प्लस tan 90 माइनस अल्फा को सिंप्लीफाई करके देखेंगे अगर, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके देखोगे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, तो मैं वर्बली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए आप समझिएगा। tan अल्फा प्लस tan 90 माइनस अल्फा यानी कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, एक तरीके से उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा जब लिखेंगे उसको, तो मेरे ख्याल से वो कॉसेक अल्फा इंटू सेक अल्फा, चेक करके देखिएगा मैथमेटिकली, कॉसेक यस अल्फा इंटू सर। सेक अल्फा। नाउ कॉसेक अल्फा इज, अगर हम ट्राइंगल से देखेंगे तो कॉसेक अल्फा इज एपी अपॉन पीएम। कॉसेक अल्फा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, एपी अपॉन पीएम। और सेक अल्फा, सेक अल्फा देखिए जरा ध्यान से है, सेक अल्फा की वैल्यू, ये मैथ्स का पार्ट चल रहा है। सेक अल्फा की वैल्यू, अगर हमारा ये बीटा एंगल है,
अगर यहाँ पर बीटा एंगल है जो कि 90 माइनस अल्फा है, तो हमारे को बी पी एम बी पी एम बी पी एम एंगल बी पी एम ये अल्फा हो जाएगा, एंड देन सेक अल्फा विल बी ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल पी एम बी, ट्राइंगल पी एम बी, और सेक अल्फा की वैल्यू पी बी अपॉन पी एम। इसको जरा चेक करिए। यस। ठीक, क्योंकि थीटा निकालना है, जस्ट मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ये आइडेंटिटी से हमको आसान हो गया थोड़ा सा। और एपी और पीबी का प्रोडक्ट, एपी मल्टीप्लाइड बाय पीबी, अगर ये प्रोडक्ट की बात की जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इनटू द हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। और बिकॉज ये राइट एंगल्ड है तो एरिया को हम ये भी लिख सकते हैं हाफ एपी इंटू पीबी। ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से देखा जा रहा है, एक हाफ दिस बेस इनटू हाइट, और अनदर वे हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू दिस परपेंडिकुलर एंड बेसिस एपी एंड पीबी। सो एपी इंटू पीबी की वैल्यू मिल जाएगी आप, एपी इंटू पीबी, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली ए इंटू एच आ गया, और पीएम इंटू पीएम यानी कि पीएम स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। सो टेन थीटा तो डायरेक्ट आ गया, टेन थीटा मेरे को डायरेक्टली मिल गया, ए अपॉन एच, टेन थीटा इज ए अपॉन एच। ये इतना मतलब सिंपल इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये आइडेंटिटी यूज करी गई है। विदाउट दिस आइडेंटिटी अगर इसको करने जाएंगे तो आप करके ट्राई करिएगा, बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगता है इसमें, काइनेमेटिक्स के थ्रू जाएंगे, मतलब प्रॉपर इक्वेशन के थ्रू जाएंगे। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वो यहाँ लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर ए अपॉन एच, एक आंसर आ गया। और दूसरा, यू निकालने के लिए अब आप सिंपल से काम कर सकते हो कि बिकॉज थीटा जब निकाल लिया तो ये स्मॉल ए प्रोजेक्टाइल की रेंज है। ना रेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेंज ए इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी, और साइन टू थीटा को टेन थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन टू थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू साइन टू थीटा को भी आप टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुछ आइडेंटिटी होती है इसकी, टू टाइम्स टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लिया कि मेरे को थोड़ा बहुत याद रहता है इसमें। साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या वन माइनस कुछ ऐसे था, एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। यस। हो गया नहीं? यस सर। देखिए क्लियर हुआ ये चीज, आगे बढ़े थे जल्दी से आप। यस। ठीक, बेसिकली कुछ आइडेंटिटीज अगर आप प्रोजेक्टाइल में आप कैरी करते हो तो चीजें कुछ आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और है, ये भी बड़ा क्लासिकल एंड फेमस प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ही मतलब अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छी है भी।
इसमें ये है कि दो टावर्स हैं, दो टावर्स हैं सेम हाइट के, ए और ए हाइट के दो टावर्स हैं, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से फर्स्ट टावर ए डिस्टेंस पर है और सेकंड टावर 2a डिस्टेंस पर है। टावर 1 टावर 2 सेम हाइट ए, टावर 1 ए डिस्टेंस पर, टावर 2 2a डिस्टेंस पर, and a particle is projected at angle of theta. A particle is projected at angle theta, and it just passes through top of both towers. It just passes through top of both towers. Just passes through top of both towers. Now find the range. Find the range of projectile. Find the range of projectile. Find the range of projectile. सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक मिनट यार, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन एक बार रुक जाना, इसमें हमने गलत डिस्टेंस बता दिया आपको। क्वेश्चन में दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है। सॉरी, क्वेश्चन में सेपरेशन बिटवीन द टावर्स दिया हुआ है और टावर्स की हाइट दी गई है। टावर्स की हाइट और उनके बीच का डिस्टेंस, बस इतना चीज दिया गया है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितने डिस्टेंस पर है ये गिवन नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं गिवन है, और अब इसकी रेंज निकालनी है। नॉइस का निकालना है, रेंज क्या होगा। देखो, प्रोसीड कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखो, चीज ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन की स्पीड नहीं गिवन है, एंगल तो दिया गया है बट यू नहीं दिया गया है। अगर यू दिया होता तो रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते थे, बट साथ में ये कहा गया कि दोनों टावर से पास हो रहे हैं, मतलब ये प्रोजेक्टाइल टावर 1 से भी पास हो रहा है, टावर 2 से भी पास हो रहा है, दोनों जगह से जा रहा है। प्रोजेक्टाइल एक पैराबोलिक मोशन है। पैराबोला अपने मैक्सिमा के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसका एडवांटेज है। ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट। सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से अगर इसकी पूरी रेंज को आप आर मानते हो, टोटल रेंज अगर आर है, टोटल रेंज अगर आर मानते हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट टावर, दिस इज आर माइनस 2a होल डिवाइडेड बाई 2, और राइट साइड भी सेम डिस्टेंस होगी। टोटल अगर आर माने और सिमेट्री है तो इधर लेफ्ट और राइट साइड पर सेम डिस्टेंस आनी चाहिए। और अब ये आइडेंटिटी फिर लगा देते हैं, ये वाली आइडेंटिटी। इनमें से किसी भी एक टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को, किसी भी एक टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को मिला करके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ज्वाइन कर दें और लैंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दें, और बेस एंगल्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अल्फा बीटा आर द बेस एंगल्स।
और ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। सो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan ऑफ अल्फा परपेंडिकुलर ए अपॉन दिस बेस r माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan बीटा, tan ऑफ बीटा इज अगेन परपेंडिकुलर ए अपॉन द बेस, tan बीटा का जो बेस है, tan बीटा का जो बेस दैट इज r माइनस 2a बाई 2 और प्लस 2a, तो दैट इज r प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, tan बीटा का बेस। और क्योंकि क्वेश्चन में a और थीटा दोनों गिवन है, a भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, सो सिर्फ एक ही अननोन है इसमें, कैपिटल R, वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी पावर है, मतलब इस आइडेंटिटी का बेनिफिट ये है कि इससे क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाते हैं। हुआ क्लियर ये? यस सर जी। क्लियर हो गया ये चीज? देखिए सभी लोग को हो रहा था ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्योंकि बड़ी यूजफुल आइडेंटिटीज हैं, मतलब आपका टाइम बचेगा इसमें अगर। और ये मतलब आप ये मत समझें कि एडवांस मेंस में भी हेल्प करते हैं ये सब क्वेश्चंस करने में। सभी में हेल्प करेंगे ये। तीसरी चीज है हमारे पास, दो आर्टिकल, ना थर्ड आर्टिकल, प्रोजेक्टाइल में तीसरा आर्टिकल, एंड दैट इज मैक्सिमम रेंज। थर्ड आर्टिकल, कंसेप्ट ऑफ द मैक्सिमम रेंज। ये शायद मुझे लग रहा हो चुका है, मेरे ख्याल से मेरी क्लासेस में हो गया है। जहाँ तक मुझे याद है कि एक टेस्ट के डिस्कशन में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मैक्सिमम रेंज मैं उसकी बात नहीं कर रहा, देखिए एक बार बताने, अगर आर्टिकल हो चुका होगा तो ये नहीं कराएंगे। मैक्सिमम रेंज एक तो आप बेसिक वाला पढ़ते हो, बेसिक लेवल पर ये पढ़ा जाता है कि, बेसिक लेवल पर ये पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल को अगर आप यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं और हॉरिजेंटल लेवल पे आ रहा है वो, हॉरिजेंटल लेवल पे, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू 45 की जाती है। ये मैक्सिमम रेंज इज व्हेन द थीटा इज 45 डिग्री, ये हॉरिजेंटल वाले के लिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर है और लैंडिंग पॉइंट नीचे है। सिचुएशन ये है, मतलब ये डिस्टेंस आपको h दी गई है। इस केस में मैक्सिमम रेंज की कंडीशन क्या होगी और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? इस कंडीशन में मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और उस मैक्सिमम रेंज को लाने के लिए एंगल थीटा कितना होगा? Less than 45 होगा। हाँ, उसका पूरा सोल्यूशन एग्जैक्टली कितना होगा? लेस देन तो होगा, बट एग्जैक्टली इसका, इसमें तो 45 आता है लेकिन इसमें हमारा एंगल कुछ और आता है। तो देखिए, जो मैक्सिमम रेंज कंडीशन है, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए, इसका जो आंसर है वो एक लाइन में याद कर सकते हैं। इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको, इसका भी आंसर मिल जाएगा, अगर हम एक और आइडेंटिटी यूज कर लें, दैट फॉर मैक्सिमम रेंज
प्रोजेक्टाइल की तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर मैक्सिमम रेंज tan थीटा शुड बी इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v, u बाय v, tan थीटा इक्वल टू u अपॉन v। tan थीटा इक्वल टू, अगर हम इसको दो तरीके से देखें, tan थीटा बराबर u बाई v। अब इसमें u क्या है और v क्या है? तो u प्रोजेक्शन स्पीड और v फाइनल स्पीड। प्रोजेक्शन स्पीड और फाइनल स्पीड। सो tan थीटा इक्वल टू u बाई v, अगर इसको आप याद कर सकते हो थर्ड आइडेंटिटी, तो फिर हमारा टाइम बच सकता है। tan थीटा बराबर u बाई v, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, एक्चुअली इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम रेंज की कंडीशन तब आती है, मैक्सिमम रेंज, चाहे हम ये प्रोजेक्टाइल की बात करें, चाहे ये वाले प्रोजेक्टाइल की बात करें, चाहे हम इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल की बात करें, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर रेंज मैक्सिमाइज कर रहे हो आप, तो ये चीज तब होगी जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हो। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर और ये जो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, जब ये आपस में 90 का एंगल बने। मैक्सिमम रेंज कंडीशन, अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें, मैक्सिमम रेंज कंडीशन विल बी व्हेन u एंड v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर at 90 degree with each other, then the range is maximum। बेसिकली ये डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज होती है। जब ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगी तो ऑटोमेटिकली बेस भी मैक्सिमाइज होगा। ग्राउंड वाले में क्या होता है, ग्राउंड वाले में क्योंकि आप जिस लेवल से प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसी लेवल पे वापस भी आ रहे हो, जिस लेवल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी लेवल पे वापस भी आ रहे हो, तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर यू स्पीड से थ्रो किया है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे हो आप, सेम लेवल, तो सेम लेवल होने पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम होनी चाहिए। तो जिस स्पीड से थ्रो किया है वही स्पीड से वापस भी आएगा, एंड दैट इज वाई u अपॉन u tan थीटा 1, सो इट कम्स 45 डिग्री। और प्रोजेक्टाइल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ना कि जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस until there is some horizontal acceleration। यूजुअल केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोई होता नहीं है, और इसी वजह से आप ये बोलते हो सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से भी कि अगर हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये उसी एंगल पर वापस भी आएगा, बिकॉज पैराबोला है, ये पैराबोला मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। पैराबोला की सिमेट्री की वजह से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज ये बोल रही है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 बनना चाहिए। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो अपोजिट एंगल थीटा हुआ ना, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो टॉप पर जो एंगल बन रहा होगा वो 180 माइनस 2 थीटा, और उसको 90 करना है आपको, तो थीटा मस्ट बी 45 डिग्री।
बाकी आप लोग वो रेंज वाले फॉर्मूले से भी हो जाता है, बट मैं जनरलाइज करने की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम रेंज के लिए दो कंडीशन लगाई जा सकती है, आइदर आइदर tan थीटा बराबर u अपॉन v, और दूसरी बात इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसी का कंसिक्वेंस ये है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट लिंक है आपस में। tan थीटा u अपॉन v इसलिए है क्योंकि u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे? अगर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स कि ये जो v होगा ये हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर है तो फिर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे, सॉरी 90 माइनस थीटा नीचे होंगे, एंड तभी इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 का एंगल बनेगा। और अब वो कंसेप्ट लगा देते हैं कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, और फाइनल वेलोसिटी v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v sin थीटा, और यही चीज आपको ये रिजल्ट देती है tan थीटा बराबर u बाई v। सो जस्ट इन वन लाइन, अगर एक लाइन में इसको सम अप करोगे तो मैक्सिमम रेंज किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, इन एनी प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज इज मैक्सिमम व्हेन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। नॉर्मल केसेस में ये 45 डिग्री पर अचीव होगा, यहाँ पर 45 के अलावा किसी और पे होगा। तो ये तो है आइडेंटिटी, मतलब मैक्सिमम रेंज के रिजल्ट्स को याद करने के लिए, क्योंकि ये वाला तो याद हो जाता है, ये वाले लोग जनरली याद कर नहीं पाते, तो इनको भी मेमोराइज करने के लिए आप तीसरी आइडेंटिटी लगा सकते हो, प्रोजेक्टाइल की तीसरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैक्सिमम रेंज व्हेन यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। और चौथी आइडेंटिटी जो नॉर्मली आप यूज करते ही आ रहे हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। एंड सो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है tan थीटा बराबर u डिवाइडेड बाय v, और इस v को निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू v की वैल्यू आएगी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, एंड ये आ जाएगा u डिवाइडेड बाय रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। सो ये इस केस के लिए tan थीटा हुआ, मतलब फॉर दिस केस एंगल थीटा एट विच रेंज इज मैक्सिमम, वो इससे आएगा tan थीटा बराबर ये, इसी में h को जीरो कर देते हैं, h को जीरो कर दीजिए, ये वाला केस हो गया, अपने आप 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम करने के लिए सिर्फ एक लाइन में u और v परपेंडिकुलर करिए, साथ में ये आइडेंटिटी दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। इसको रिजल्ट को और आइडेंटिटी को हम वहां भी लगा सकते हैं, ये रिजल्ट और ये आइडेंटिटी आप इंक्लाइंड प्लेन पर भी लगा सकते हो, अगर उधर भी आपको मैक्सिमम रेंज करना है तो वहां भी लगा सकते हो। सपोज अल्फा एंगल का इंक्लाइंड प्लेन और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया हो हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, या फिर इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल मानते हैं, इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल, इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल, और अल्फा उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल।
ना अगर पूछा जाए कि थीटा की वैल्यू बताएं एट विच थीटा द रेंज इज मैक्सिमम, at which theta the range is maximum, find this theta when the range is maximum. At what angle the range is maximum, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। सो यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इनिशियल वेलोसिटी और जो फाइनल वेलोसिटी है, प्रॉपर्टी यहां भी होल्ड करेगी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब ये एंगल 90 डिग्री एंड देन द रेंज इज मैक्सिमम। अब इसके आगे प्रोसीड कैसे करोगे, मतलब ये तो हुई जब u और v 90 डिग्री पर आएंगे तब रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, वो एंगल थीटा निकालेंगे। सुनिएगा जरा, एक इससे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं और एक और रिजल्ट बता रहा हूँ, वो इसके आगे एक क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये जो प्रॉपर्टी डिस्कस की जा रही है कि मैक्सिमम रेंज u और v के 90 डिग्री पर आएंगे, इसके आगे प्रोसीड कैसे करना है फॉर फाइंडिंग दिस थीटा, तो देखिए v इंक्लाइंड प्लेन के साथ फाइनल वेलोसिटी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल बनना चाहिए 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा काम आपको करना होगा और अटेंटिव है तो दो काम यहाँ पर करेंगे हम। पहली चीज, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर है ये काउंट करें। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजेंटल से क्या एंगल बन रहा है, हॉरिजेंटल का मतलब ये, हॉरिजेंटल मतलब इंक्लाइंड नहीं, तो हॉरिजेंटल के साथ u का एंगल देखें अगर, तो ये थीटा प्लस अल्फा, और इसलिए u का हॉरिजेंटल कंपोनेंट u इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये इनिशियल वेलोसिटी u का हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब फाइनल वेलोसिटी का एंगल हॉरिजेंटल से कितना बन रहा है वो काउंट करें। फाइनल वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा एंगल पर है, तो हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर है। हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाओ, उस इंक्लाइंड प्लेन से हॉरिजेंटल तक का एंगल अल्फा है, और इंक्लाइंड प्लेन से फाइनल वेलोसिटी तक का एंगल 90 माइनस थीटा है। दैट मींस फाइनल वेलोसिटी और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा और माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा ये है, और इसलिए v का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, फाइनल वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हो गया v इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। इनको बराबर कर दें, प्रॉपर्टी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज। एक ये रिजल्ट आ गया। अब एक यूनिक प्रॉपर्टी ओनली फॉर इनक्लाइंड प्लेन्स,
इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल्स के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी जिसको अगर आप ऑब्जर्व कर लेते हो तो अगेन कई जगहों पर बेनिफिट हो सकता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ये तो जनरली लगाना ही है, बट इंक्लाइंड प्लेन के केस में एक और यूनिक प्रॉपर्टी, इंक्लाइंड प्लेन के केस में, इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एक यूनिक प्रॉपर्टी सुनिएगा। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू का कौन सा कंपोनेंट है और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी का कौन सा कंपोनेंट है, ये भी बराबर होंगे। यू का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वी का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये भी बराबर होंगे। ये किस लिए बराबर होंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, उसके पीछे रीजन है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोई नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बराबर होंगे, इसके पीछे का रीजन एक्चुअली काइनेमेटिक्स की जो थर्ड इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन, या फिर आप काइनेमेटिक्स की जो थर्ड इक्वेशन है बेसिकली वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ए और एस में से कोई भी एक चीज जीरो हो जाएगा, आइदर एक्सेलरेशन इज जीरो और द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, आइदर ए और डिस्प्लेसमेंट, इफ एनी वन इज जीरो देन फाइनल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी, वी और यू सेम आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं करते, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हम बात करें जो यूजुअली हम करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अगर आप वाई एक्सिस मान लेते हो, इंक्लाइंड प्लेन को एक्स मान लेते हो, तो जब प्रोजेक्ट किया गया है तो यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, और जब वापस आ रहे हैं तो फिर से वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, और डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है चेंज इन पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो व्हेन स्टार्टेड पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर वाई एक्सिस जीरो, व्हेन कंप्लीटेड y coordinate is again zero, and so the displacement in y axis is zero. When the displacement in y axis is zero, final velocity and initial velocity along y axis must be equal. तो इसलिए u का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, u का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर u का कंपोनेंट u साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी v का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी v का इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट v cos थीटा, ये बराबर होंगे सेकंड इक्वेशन। ना इनको डिवाइड कर दीजिए, दोनों एक में डिवाइड कर देंगे तो u और u एलिमिनेट होगा, v और v जगह जाएगा।
इनको डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर बनेगा अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें। फर्स्ट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द सेकंड इक्वेशन एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय द सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, आपको cos a प्लस बी का एक रिजल्ट मिलेगा। दोनों इक्वेशन डिवाइड करने पर और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर कुछ ऐसी चीज आएगी, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा। इक्वल टू को माइनस में कन्वर्ट करके जीरो कर सकते हैं, ये cos a प्लस बी बन जाएगा। यानी दिस बिकम्स cos ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स कि 2 थीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री and theta should be 90 minus alpha divided by 2। मेरे इस पूरे वर्किंग में ना तो मैंने रेंज के फॉर्मूले का कोई यूज किया है, ना ही मैंने कैलकुलस का यूज किया है, और ना मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं लगा रहा हूं मैं। रेंज वगैरह का कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं कर रहा। इंक्लाइंड प्लेन के केस में ये जो यूनिक प्रॉपर्टी बताई गई है कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड बराबर कर सकते हैं। एंड सो मैक्सिमम रेंज लाने के लिए थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा बाई 2, इस एंगल पर मैक्सिमम रेंज होगा। ये एंगल थीटा जो हमने निकाला है ये विथ इनक्लाइंड प्लेन है। इनक्लाइंड प्लेन के साथ ये एंगल बनाएंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो एक और एडवांस प्रॉब्लम्स के लिए बोलूँ, इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा बाई 2 को भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी अपने आप में एक और आइडेंटिटी टाइप बना देता है हमारे लिए। कैसे देखिए, नाइनटी माइनस अल्फा बाई 2 हमारा आंसर है। अब आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो ये जितने टिपिकल कंसेप्ट हैं वो सब याद रखिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 90 माइनस अल्फा कौन सा एंगल है, अगर हम चेक करें कि 90 माइनस अल्फा हमारा एंगल है कौन सा, तो चेक करिए। प्रोजेक्टाइल में जो रेंज है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग रेंज आ रही है, रेंज इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज लाइन ऑफ एक्सेलरेशन, वर्टिकल लाइन है लाइन ऑफ एक्सेलरेशन, और इंक्लाइंड प्लेन इज द लाइन ऑफ रेंज। इंक्लाइंड प्लेन हमारा लाइन ऑफ रेंज है और वर्टिकल लाइन इस मोशन के एक्सेलरेशन की लाइन है। इन दोनों लाइनों के बीच में अगर हम एंगल चेक करें कि इन दोनों लाइनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन जो कि वर्टिकल है और लाइन ऑफ रेंज जो कि इंक्लाइंड प्लेन है, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाले अगर, तो ये है 90 माइनस अल्फा। और डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे चलिए, लाइन ऑफ रेंज और लाइन ऑफ एक्सेलरेशन का एंगुलर बाइसेक्टर,
angular bisector of line of acceleration and line of range will always give maximum range. अगर प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज के एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो मैक्सिमम रेंज कन्फर्म है. It must be projected to bisect this angle. -90 minus alpha by 2, and so the range is maximum. प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमाइज करने के लिए ये एक इजी वे है रिजल्ट को याद करने का. प्रोजेक्शन मस्ट बी इन अ डायरेक्शन टू बाइसेक्ट. Projection must be in a direction to bisect angle between the line of acceleration and the line of the range. Projection must bisect that angle. इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने ये भी यूज किया हुआ है कि u और v परपेंडिकुलर. तो ये सब स्टेटमेंट आपस में जुड़े हुए हैं. u और v परपेंडिकुलर है, इस रिजल्ट का यूज किया गया है और तब ये रिजल्ट आ रहा है. तो ये दो इंडिपेंडेंट रिजल्ट नहीं है, एक रिजल्ट दूसरे रिजल्ट की प्रूविंग में यूज हो रहा है. किसी भी तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का 90 डिग्री पर आना मैंडेटरी है और प्रोजेक्शन मस्ट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ रेंज द लाइन ऑफ एक्सेलरेशन. अब अगर इस रिजल्ट को हम ऐसे लगाएं, अब मुझसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये रिजल्ट हमें याद हो गए, दो रिजल्ट मेरे को याद हो गए कि u और v 90 डिग्री पर होने पर मैक्सिमम रेंज आती है और प्रोजेक्शन लाइन ऑफ रेंज और लाइन ऑफ एक्सेलरेशन के एंगल को बाइसेक्ट करता है. तो अब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली हो जाएंगे. अगर मैं आपसे कहूं कि 40 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, 40 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है और डाउन साइड पे करना है, टॉप से नीचे आना है, प्रोजेक्शन टुवर्ड्स डाउन साइड करना है आपको. तो टुवर्ड्स डाउन साइड व्हाट शुड बी दिस एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल टू हैव मैक्सिमम रेंज down the plane for r max down the plane. Find the theta value. Find theta for a maximum range down the plane. तो चेक करते हैं. Down the plane. So down the plane is line of range. LOR stand for line of range. और vertical line is the line of acceleration. Line of acceleration जो कि ग्रेविटी की लाइन है, लाइन ऑफ रेंज डाउन द प्लेन. इन दो लाइनों के बीच का अगर एंगल निकालें, इन दो लाइनों के बीच का एंगल आई थिंक 130 डिग्री, उसका बाइसेक्टर 130 का बाइसेक्टर. सो ऑब्जेक्टिवली आंसर आ गया, थीटा मस्ट बी 65 डिग्री. थीटा 65, रेंज इज मैक्सिमम.
एप्लीकेशन समझ में आई इसकी? मतलब हम एक बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में कर सकते हैं इधर से। हुआ क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, Yes. sir. क्वेश्चन पॉइंट। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वो भी अपने आप में एक यूनिक एग्जांपल है। यूनिक मतलब कि इन क्वेश्चंस को अगर हम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो लेंदी होगा। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल इन बॉक्स और कार नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में आ रहा है। मतलब ऐसे एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स है, बॉक्स का एक्सेलरेशन दिया गया है e, और प्रोजेक्टाइल इस बॉक्स के इनसाइड हो रहा है। इनसाइड दिस बॉक्स a particle is projected. Inside the box a particle is projected. Now find this theta for maximum range. Find theta for the maximum range if the projectile is inside a box which is accelerating. और जस्ट कंफर्म करने के लिए आप किसी को भी एक क्वेश्चन करके देखो, किसी को भी एक क्वेश्चन फॉरवर्ड करके देखो कि सोल्यूशन क्या आ रहा है इसका। जबकि हमारे लिए ऑब्जेक्टिवली सोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिवली ये है कि हमको पहली बात तो ये प्रोजेक्टाइल बॉक्स के अंदर है, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉक्स, और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बॉक्स है तो ड्यू टू द स्यूडो फोर्स की वजह से इसका लेफ्ट साइड भी एक्सेलरेशन ए होगा। स्यूडो फोर्स की वजह से ए एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड, और ग्रेविटी की वजह से जी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड पर। यानी एक तरीके से जी इफेक्टिव, ग्रेविटी जी और स्यूडो फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड पर ए, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये हमारे लिए जी इफेक्टिव कहलाता है, और यही हमारे लिए लाइन ऑफ एक्सेलरेशन। जी इफेक्टिव इज लाइन ऑफ एक्सेलरेशन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन ऑफ रेंज, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है, सो लाइन ऑफ रेंज। हमें इन दोनों लाइनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करना है, उसके लिए ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और वो एंगल हम यहां से निकालेंगे तो tan इनवर्स जी बाई ए, दोनों लाइनों के बीच का एंगल वो इधर वाले फिगर से आएगा, tan इनवर्स जी बाई ए, और उसको बाइसेक्ट करना है। सो इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा which is a half of tan inverse g by a. At this angle the range is maximum. ये भी ऑब्जेक्टिवली हो गया, हम कोई काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस वगैरह नहीं बना रहे। यानी इवन अगर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ रहा है तो भी आप इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकाल करके लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज को बाइसेक्ट कर दें। इनसाइड बॉक्स हम एक इंक्लाइंड प्लेन डाल सकते हैं, इनसाइड बॉक्स इंक्लाइंड प्लेन, उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो उस केस में लाइन ऑफ रेंज चेंज कर जाएगी।
तो ये जो कंसेप्ट है दैट कि लाइन ऑफ एक्सेलरेशन और लाइन ऑफ रेंज के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ प्रोजेक्शन हमेशा मैक्सिमम रेंज देगा। इसको यूज करना अगर आ गया तो हमारे लिए ये सब ऑब्जेक्टिवली हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत ही लेंथी प्रोसेस में जाएंगे, बहुत ही लेंथी प्रोसेस। वो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि हम इसमें काइनेमेटिक्स लगाएंगे ना, तो हमें रेंज निकालना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा, मैक्सिमा मिनिमा लगाना होगा, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। ठीक है जी, हुआ क्लियर ये? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा ना, हम आगे कुछ ऐसे ही और मतलब अपने हिसाब से, मैं जैसे अब न्यूटन लॉ लेंगे तो जो जो क्रिटिकल पॉइंट है या मेन पॉइंट है वो रिवाइज कर लेंगे। मतलब ज़्यादा फोकस हमारा 11th क्लास पर रहेगा अभी, क्योंकि 12th ऑलमोस्ट सभी ने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, तो 12th सबका रिवाइज है, फोकस ऑन 11th इससे ज़्यादा मेंस में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चल, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।